प्यारे दोस्तों, मेरा ताल्लुक एक निजी अखबार से था। अपने अखबार की पब्लिसिटी और रैंकिंग को बढ़ाने के लिए मुझे मुख्तलिफ किस्म के कॉलम लिखने पड़ते। इसके अलावा पूरी सरार कहानियाँ, डॉक्यूमेंट्रीज और फीचर रिपोर्ट तैयार करना होती थी। मेरे काम करने का अंदाज दूसरों से जरा मुख्तलिफ था। शायद यही वजह थी कि मेरे अखबार वालों ने मुझे तरक्की देकर सुपरवाइजर बना दिया था। अब मेरा काम पहले से भी मजीद बढ़ चुका था। मैं अपने काम को लेकर इंतहाई सिंसियर था। मामूली सी बातें भी मुझे तहकीक करने पर मजबूर कर देती थी। काम के दौरान मुझे अक्सर मुख्तलिफ और अजीबोगरीब वाकयात से भी दो चार होना पड़ता था। इस महीने मुझे अपने अखबार में छापने के लिए एक पुरस्रार कहानी की जरूरत थी। ये मेरे करियर की पहली खौफनाक और पुरस्रार कहानी थी। चुनाचा मैंने मुनासिब समझा कि इसके बारे में हकीकी रिपोर्ट तैयार की जाए, और इस रिपोर्ट के तैयार करने के दौरान मेरे साथ एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया था। मेरे इस काम में एक कैमरामैन की भी जरूरत थी, जो ऑफिस वालों ने मुझे प्रोवाइड कर रखा था। दोस्तों, बचपन से ही मेरी तबीयत में ये शामिल था कि अजीबोगरीब और पुरस्रार वाकयात मुझे अपनी तरफ खींचते थे। मैं तकरीबन रोज 12 से 15 घंटे तक काम किया करता था और रात को थका हारा घर आता था। मेरे घर में हम 4 अफराद रहते थे, मैं, मेरी बीवी और 2 बच्चे। इनके अलावा हमारा एक मुलाजिम भी था जिसका नाम असगर था। उस रात जब मैं ऑफिस से घर आया तो खाना खाने के बाद मैं अपने घर वालों से मामूल की बातें कर रहा था और अपनी बीवी को अखबार के हवाले से बता रहा था। मैंने उसे बताया कि इस महीने मुझे अपने अखबार के लिए एक पुरस्रार स्टोरी चाहिए कि इतने में असगर चाय ले आया। साहब जी, आप किस पुरस्रार की बात कर रहे हैं? ये पुरस्रार होता क्या है, हमें भी बताइए। मैं असगर की बात सुनकर मुस्कुराया और उसे पुरस्रार का मतलब समझाने लगा। मेरी बात समझकर अचानक उसका माथा ठनका। साहब जी, हमारे गांव में एक बहुत बड़ी और एक पुरस्रार हवेली है, लेकिन गांव के सभी लोग उससे खौफ खाते हैं, कोई भी वहां नहीं जाता। मगर आप... वो अचानक कुछ कहते कहते रुक गया। नहीं नहीं साहब जी, छोड़े, आप वहां न जाएं। ये कहकर उसने खामोशी से चाय टेबल पर रख दी और बाहर जाने के लिए मुड़ा। मैंने उसे पीछे से आवाज दी, असगर इधर आओ, बताओ कैसी हवेली है तुम्हारे गांव में? यार, मुझे अपने अखबार के लिए एक पुरस्रार कहानी चाहिए और मेरा दिल कह रहा है कि मेरा ये काम तुम्हारे तवस्सुत से हो जाएगा। बताओ मुझे जरा हवेली के बारे में। बैठो यहाँ, मेरे साथ बैठकर चाय पियो। मैंने चाय का कप असगर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। असगर ने घबराते हुए अंदाज में चाय का कप अपनी तरफ सुरका लिया और मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गया। उसके चेहरे पर घबराहट के आसार नुमाया थे। मैंने बात को बदलते हुए असगर को मुखातिब किया। यार असगर, तुम्हारे गांव में इतनी बड़ी हवेली है तो फिर जमीनें भी होगी। हाँ हाँ साहब, क्यों नहीं, उसने मेरी बात को सुनते हुए जवाब दिया। क्या गांव में तुम्हारी भी चंद जमीनें हैं? मैंने असगर की तरफ सवालिया नजरों से पूछा। जी हाँ साहब जी, हमारी भी गांव में बहुत जमीनें हैं, लेकिन घर वालों की नाचाकी से मैं यहाँ शहर आ गया। मेरे भाई और घर के बाकी लोग हमारी जमीनें संभालते हैं और मेरा दिल यहाँ आपके साथ लगा हुआ है, असगर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अरे यार, जब तुम्हारी इतनी बड़ी जायदादें हैं तो मेरे पास नौकरी क्यों कर रहे हो? जाओ गांव में जाकर अपनी जमीनों की देखभाल करो। साहब, मेरा दिल तो बहुत करता है कि जमीनों की देखभाल करूं। एक तो मैं आए रोज भाइयों के साथ झगड़ता था, दूसरा मेरे वालिद ने मुझे तंबीह की थी कि बेटा तुम गांव मत आना। पता नहीं उनके दिल में क्या खौफ बैठ गया था। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है साहब जी, हमारे साथ कुछ पुरस्रार वाकयात गुजरे थे। शायद इस वजह से मेरे वालिद ने मुझे गांव में रहने से मना कर दिया था। अच्छा तो असगर मियाँ, अरे यार, तुम तो हमसे भी ज्यादा मजबूत निकले। मैंने अपनी बीवी की तरफ गहरी नजरों से देखते हुए मुस्कुराकर कहा, और फिर हम सब खिलखिलाकर हंस पड़े। अगले ही लम्हे में फिर असगर से मुखातिब हुआ। यार, मुझे एक कहानी तैयार करनी है। मुझे ये बताओ कि मैं किस तरह तुम्हारी उस खौफनाक हवेली के बारे में रिपोर्ट तैयार करूं, जबकि तुम्हारे वालिद और वालदा नहीं चाहते कि तुम गांव की तरफ जाओ। साहब जी, मैं भी वही राज जानना चाहता हूँ कि जिसकी वजह से मेरे वालिदैन ने मुझे गांव आने से मना किया हुआ है। मैं अपने वालिदैन से ये कह दूंगा कि हमारे साहब किसी दूसरे गांव जा रहे हैं, लिहाजा हम 1-2 दिन के लिए अपने घर आ गए हैं। इस तरह से उन्हें शक भी नहीं होगा और आप अपनी कहानी भी तैयार कर लीजिएगा। ये हफ्ते का दिन था। हम लोग तैयार हुए और हमारा कैमरामैन माजिद भी आ गया था। हम लोग गाड़ी में बैठे और गांव के लिए निकल पड़े। जब हम गांव पहुंचे तो दोपहर हो चुकी थी। गांव वालों ने हमें देखते ही घेरा डाल लिया, जैसे कि हम किसी और ही सैयारे की मखलूक थे।
हम लोग सीधा असगर के घर पहुंचे। उसके घर वालों ने हमें देखते ही बहुत मान सम्मान दिया और जितना हो सकता था हमारी खिदमत की। अगले रोज हम बहाना बनाकर उस पुरस्कार हवेली की तरफ बढ़े। मेरे कैमरामैन ने दिन की रोशनी में हवेली के बाहर और अंदर से बहुत सारी तस्वीरें ली। ये पुरस्कार हवेली बहुत ही बड़ी थी। मैंने आज तक जितनी भी खूबसूरत हवेलियां देखी थी, ये उन सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन पुरानी होने की वजह से अक्सर जगहों से खराब हो चुकी थी। मेरा मुलाजिम असगर तो जैसे हवेली को देखते ही पागल हो गया था। वो बस पागलों की तरह अपनी नजरें जमाए हवेली की दरो दीवार को देखने में महव था। ऐसा लगता था जैसे उसे कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। वो हवेली की हर एक चीज को बड़े गौर से देख रहा था और दिल ही दिल में खुश हो रहा था। हमारी गाड़ी हवेली के बाहर पाकर गांव के बहुत से लोग भी वहां जमा हो गए थे और दूसरे ही लम्हे मैंने एक बुजुर्ग को हवेली के अंदर दाखिल होते हुए देखा। वो सीधा मेरी तरफ आया। अरे बेटा, चाहे जितनी भी रिपोर्ट तैयार कर लो, लेकिन इस हवेली के मुकाबले में वो अधूरी ही रहेगी, उसने मुस्कुराते हुए लहजे में कहा। क्योंकि इस हवेली में रहने वाला कोई भी शख्स अब इस दुनिया में बाकी नहीं रहा, लेकिन हाँ, एक शख्स ऐसा है जो तुम्हें इस हवेली के बारे में तमाम राजों से आगाह कर सकता है। बहुत पहले इस हवेली में लोग रहा करते थे, लेकिन वो सब लोग कैसे मर गए कोई नहीं जानता, और ये हवेली एक खौफनाक खंडर बन गई। यहाँ तो दिन को भी कोई नहीं आता। बड़ी हिम्मत की तुमने जो इधर आ गए। खैर, मैंने जिस शख्स के बारे में तुम्हें बता दिया है, वो इस हवेली के सारे राजों से वाकिफ है। अगर तुम वो राज उगलवा सकते हो तो जाकर उससे उगलवा लो। उसकी बात सुनकर मुझे हैरत का एक झटका लगा, क्योंकि वाकई वो दुरुस्त कह रहा था। और इधर असगर था कि उसको भी हवेली के बारे में किसी चीज का इल्म न था। वो तो खुद हवेली के राज जानना चाहता था। शायद इसी इश्तियाक में वो मुझे अपने गांव ले आया था। बाबा जी, वो शख्स कौन है? अचानक मैं उस बुजुर्ग आदमी से मुखातिब हुआ। क्या आप मुझे उसका अता पता बता सकते हैं? उसका नाम इशू है, इशू बाबा, जो यहाँ से 3 मील दूर एक झोपड़ी में रहता है, लेकिन इन दिनों वो कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहा है। तुम बस उसी के पास ही चले जाओ। ये कहकर बुजुर्ग हवेली से बाहर निकल गए। बुजुर्ग की ये बात सुनकर मेरे अंदर तजस्सुस की एक लहर उठ रही थी। मैं ये जानने के लिए बेचैन हो रहा था कि आखिर इस हवेली के पीछे क्या राज है। मुझे इन राजों से पर्दा उठाना चाहिए। ये मेरे अखबार के लिए एक बहुत बड़ी स्टोरी हो सकती है। जब शाम हुई तो हम इशू बाबा की झोपड़ी में जाने के लिए तैयार हो गए थे। हमें दूर से ही वो झोपड़ी नजर आ गई थी। मैंने असगर को गाड़ी में बैठने का इशारा किया और खुद माजिद के साथ उस झोपड़ी की जानिब बढ़ने लगा। ये एक इंतहाई खस्ता हाल झोपड़ी थी, जिसमें एक बूढ़ा आदमी बुरी तरह खांस रहा था। वो हमें अचानक ऐसे देख के परेशान हो गया, लेकिन फिर जब हमने उसे अपने आने का मकसद बताया तो वो कुछ ज्यादा ही खौफजदा हो गया। अरे छोड़ो बाबा, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो? उसने कांपती हुई आवाज में मुझे जवाब दिया। उधर माजिद ने मेरे कहने से पहले ही कैमरा ऑन कर लिया था। वो इशू बाबा की तमाम एक्टिविटी को फिल्मा रहा था। अचानक इशू बाबा ने मेरी जानिब देखा। बेटा, ये उन दिनों की बात है जब मैं खूबरू जवान था। इस हवेली के मालिक का नाम खान मोहम्मद था। वो बहुत ही बड़ा जिम्मेदार था। उसके 4 बेटे और एक बेटी थी, जो कि यूनिवर्सिटी में शहर पढ़ती थी। खान मोहम्मद की ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी जब अपनी तालीम मुकम्मल कर ले तो वो उसकी शादी धूमधाम से किसी अच्छे खानदान में कर दे। उसे ये पसंद नहीं था कि उसकी बेटी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहे, लेकिन उसकी बेटी बाजिद थी कि वो अपनी दोस्तों के साथ ही रहेगी। काफी अर्सा तो वो लड़की यूनिवर्सिटी में पढ़ती रही, लेकिन कुछ अर्से बाद उसे एक नौजवान पसंद आ गया था। इस नौजवान का नाम हाशिम था और ये बहुत ही खूबसूरत था। पहले तो उनकी दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। फायजा तो एक अमीर वडेरे की बेटी थी, जबकि हाशिम बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। दोनों खानदानों का जोड़ मुमकिन नहीं था। हाशिम अक्सर फायजा को समझाता था कि हम दोनों अच्छे दोस्त ही रह सकते हैं। अगर हम जरा भी आगे बढ़े तो हम दोनों की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन फायजा कहाँ मानने वाली थी। वो तो एक लाडली बेटी थी, और वो भी खान मोहम्मद वडेरे की। वो बचपन से ही जिद्दी थी और अपनी हर बात मनवाती आई थी। उसके जहन में भी यही बात थी कि वो इस बार भी अपने बाप से जिद करके अपनी बात मनवा लेगी। दिन गुजरते रहे और इधर हाशिम और फायजा की मोहब्बत परवान चढ़ती रही। फायजा के वालिद खान मोहम्मद ने जो ख्वाब देखा था वो अब पूरा होने वाला था। जल्द ही फायजा एक डॉक्टर बन गई और हाशिम भी। डॉक्टर बनने के बाद हाशिम तो शहर में ही रह गया
मगर फायजा को अपने गांव वापस जाना पड़ा। जब 1-2 माह गुजर गए तो हाशिम का शहर में दिल न लगता था। उसने सोचा कि क्यों ना गांव में ही जाकर फायजा के साथ ही क्लिनिक खोलूं। इसलिए वो शहर से सीधा गांव की जाने पड़ा। गांव पहुंचकर उसने फायजा के वालिद खान मोहम्मद वडेरे से ये दरख्वास्त की कि उसे अपने गांव में क्लिनिक खोलने की इजाजत दी जाए, लेकिन खान मोहम्मद ने उसे साफ इनकार कर दिया। उन दिनों हाशिम बहुत ही परेशान रहने लगा था। एक दिन उसने हिम्मत की और सीधा खान मोहम्मद वडेरे के पास जा पहुंचा। उसने खान मोहम्मद से रिक्वेस्ट की कि फायजा और उसका रिश्ता कर दिया जाए, मगर जैसे ही खान मोहम्मद वडेरे ने ये बात सुनी तो वो तैश खाने लगा। दफा हो जाओ मेरी हवेली से, इससे पहले कि मैं तुम्हारी टांगे तुड़वाकर तुम्हें कुत्तों के आगे फेंकवा दूं। फायजा का रिश्ता देना तो दूर की बात, वो तो हाशिम की जान लेने के दरपाए हो गया था। हाशिम घबराकर हवेली से बाहर निकल आया। अगले चंद दिन बाद उसने फायजा से राब्ता किया और सारी सूरत हाल से उसे आगाह कर दिया। ये सुनकर फायजा बोली, हाशिम तुम फिक्र ना करो, मैं अब्बा को मना लूंगी। उस शाम जब खान मोहम्मद अपने डेरे से घर की तरफ आया तो फायजा ने उसे अपनी और हाशिम के दरमियान तमाम कहानी से आगाह किया। ये सुनकर एक बार फिर वो तैश में आ गया, लेकिन फायजा बाजिद रही। खान मोहम्मद अपनी बेटी से अपनी पसंद की शादी का सुनकर भड़क उठा था। उसके बाहर निकलने पर भी पाबंदी आयद कर दी थी। चाहता था कि वो अपने गांव के वडेरे रहीम बख्श के बेटे के साथ फायजा की शादी कर दे। बस उसी रोज ही खान मोहम्मद ने हुक्म दिया कि आज के बाद फायजा घर से बाहर न निकलेगी और वडेरे रहीम बख्श को जल्द से जल्द इतला दी जाए कि वो अपने बेटे की शादी की तैयारी करे। अगले रोज ही रहीम बख्श वडेरे से जवाब आया कि मुझे ये रिश्ता बसरो चश्म कबूल है। बस फिर क्या था, अगले रोज ही मंगनी की तैयारियां शुरू हो गई। इतना कहकर बाबा इशू खामोश हो गया था। उसने अपने साथ चटाई पर पड़ा हुआ पानी का गिलास उठाया और घटाघट पी गया, और हम बड़े तजस्सुस के साथ उसके चेहरे को तके जा रहे थे। उसकी सुनाई हुई कहानी हमें बहुत ही दिलचस्प लग रही थी। उसने दोबारा मेरी तरफ देखा और वही कहानी फिर से शुरू कर दी। साहब जी, उस रोज मैं किसी काम से हवेली के एक कमरे में गया था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि फायजा किसी से बात कर रही है। कमरे की खिड़की खुली होने की बिना पर बराबर वाले कमरे से फायजा की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो कह रही थी, हाशिम तुम्हें हर हाल में आना है, वरना मैं जहर खाकर खुदकुशी कर लूंगी और इसकी सारी जिम्मेदारी तुम पर आयद होगी। बस मैं कुछ नहीं जानती, तुम एक गाड़ी ले आना और मैं अपना सामान तैयार रखूंगी। बस एक बार हमारी शादी हो जाए तो बाबा खुद ही मान जाएंगे। ये कहकर उसने पटाख से खिड़की के पट बंद कर दिए और जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलने लगी तो उसकी नजर अचानक मुझ पर आ पड़ी। वो मुझे देखकर घबरा गई थी। ईशु बाबा, तुम यहाँ कहाँ से आ गए? तुमने कुछ भी देखा और सुना नहीं, ये बात अपने दिमाग में रख लो। वो गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए बोली। मैं बीबी फायजा से मुखातिब हुआ। बीबी, आप हाशिम को गाँव ना भुलाएं, ये ना हो कि वडेरा साईं उसकी जान ले लें। लेकिन फायजा उस वक्त कुछ भी सुनने को तैयार न थी। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। 3 दिन बाद रात की तारीकी में फायजा अपना बैग उठाए हवेली से बाहर निकली। अभी उसने चंद कदम ही हवेली से उठाए थे कि अचानक खान मोहम्मद वडेरे की जाग हो गई। वो अपने बिस्तर से उठा और मामूल की तरह अपने कमरे की खिड़की खोलकर बाहर की तरफ झांका। उसने देखा कि फायजा हवेली का गेट खोलकर बाहर की तरफ जा रही थी। खान मोहम्मद को एक जोरदार झटका लगा। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही लम्हे वो खामोश हो गया। उसके जहन में कुछ और ही बात आ गई थी, इसलिए उसने कोई शोर शराबा ना किया। वो खामोशी से कमरे से निकला और हवेली के पहरेदारों को जगाने लगा। कुछ ही देर में वो खामोशी से फायजा का पीछा करने लगे थे, लेकिन फायजा को जरा भी इल्म ना हुआ। वो खामोशी से आगे बढ़ती जा रही थी। कुछ दूर जाकर ही उसे हाशिम नजर आया। भागती हुई हाशिम से जाकर लिपट गई। हाशिम, हाशिम, क्या तुम गाड़ी नहीं लाए? उसने उखड़े उखड़े लहजे में हाशिम को मुखातिब करते हुए कहा। फायजा, मैं कार ले आया हूँ और वो उधर कुछ दूर फासले पर खड़ी हुई है ताकि किसी को शक ना हो। हाशिम ने जवाब दिया। अरे बाबा, किसे शक होगा, बस्ती के सब लोग तो सो रहे हैं। तुम भी ना अजीब बुद्धू हो, कभी मेरी कोई बात मानते ही नहीं। चलो जल्दी करो, देर हो रही है। उसने हाशिम का बाजू पकड़ लिया और चलने के लिए कदम बढ़ाया। फायजा, एक बार सोच लो, ये ना हो कि कल को हमें पछताना पड़े। हाशिम ने डरी हुई आवाज में कहा। मैंने खूब सोच लिया है, तुम जल्दी चलो, कहीं हवेली में मेरी गुमशुदगी की खबर ना हो जाए।
फायजा ने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। जवाब में हाशिम भी उसके साथ आगे बढ़ गया, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि वो चारों तरफ से घिर चुके हैं। बस अगले ही लम्हे ये देखकर उनके होश उड़ गए। उनके चारों तरफ बंदूकें तनी हुई थी। खौफ के मारे दोनों के चेहरे फक हो गए थे। वडेरा खान मोहम्मद उनके सामने खड़ा था और खा जाने वाली नजरों से उन्हें घूरे जा रहा था। उसने फायजा को पकड़ा और घसीटता हुआ हवेली के अंदर ले गया, जबकि हाशिम को हवेली के सतूनों से बांध दिया गया। सुबह होने पर हाशिम ने वडेरे को बताया कि उसका इरादा फायजा को ले जाने का नहीं था, लेकिन फायजा ने ही अपनी जान देने की धमकी देकर उसे मजबूर किया था। मगर खान मोहम्मद को किसी बात की कोई समझ न आई। उसके सर पे तो बस खून सवार था। उसे अपनी बेटी फायजा से इस हरकत की उम्मीद न थी। हाशिम तो बेकसूर था, लेकिन खान मोहम्मद गांव के बाकी लोगों को सबक देना चाहता था, ताकि मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा कदम न उठा सके। और उसी दिन खान मोहम्मद ने हाशिम के हाथ पांव बंधवा कर हवेली के बीचों बीच सहन में डाल दिया। हवेली के तमाम मर्द और औरतों को भी कुर्सियां डालकर उसके आसपास बिठाया गया, ताकि सब इबरत पकड़ सके। फिर अचानक ही उसने अपने हाथ से एक इशारा किया। इशारा समझते ही उसके मुलाजमों ने भूखे कुत्ते हाशिम पर छोड़ दिए। वो हाशिम पर इस तरह लपके जैसे किसी शिकार पर लपकते हों। उन भूखे और शिकारी कुत्तों ने हाशिम का जिस्म छलनी कर दिया। उसकी चीखें पूरी हवेली में सुनाई दे रही थी, मगर खान मोहम्मद को जरा भी उस पर तरस न आया। वो तो बस अपने गुस्से और गम को हाशिम की चीखों से ठंडा करना चाह रहा था। वो कुत्ते हाशिम के जिस्म से सारा गोश्त नोच नोच कर खा गए, लेकिन किसी की भी हिम्मत न हुई कि खान मोहम्मद से हाशिम की जान बख्शी करवा ले। फायजा बेचारी कमरे में कैद थी। वो बस हाशिम की चीखें सुन पा रही थी और अपने नसीब को कोस रही थी। शायद उसी की वजह से आज हाशिम को ये दिन देखना पड़ा था। इधर हाशिम इतना जख्मी हुआ कि मरने के दर पे हो गया। उसने चीख कर वडेरे खान मोहम्मद को मुखातिब किया। खान मोहम्मद, याद रखना, मैं तुझसे अपना बदला जरूर लूंगा। बदला? कैसा बदला? तू पहले अपनी जान तो बचा ले। खान मोहम्मद ने एक जोरदार कहका लगाया। जालिम का अंजाम बहुत बुरा होता है, और तू याद रखना, मैं तुझसे इसका बदला जरूर लूंगा। ये कहकर हाशिम ने अपनी जान दे दी और वडेरा अपनी कुर्सी से उठकर अंदर हवेली में चला गया। उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। इस वाकये से लोगों ने इबरत हासिल की और आइंदा किसी ने भी फायजा जैसी हरकत न की। हाशिम के मरने के बाद अभी एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि हवेली में रात के वक्त और इसरार किस्म की आवाजें आने लगी थी, और ये आवाजें आहिस्ता आहिस्ता किसी चीख का रूप ले लेती थी। और ये चीख इतनी भयानक होती कि खान मोहम्मद वडेरे की अक्सर जाग हो जाया करती थी। उस रात भी खान मोहम्मद ने वो खौफनाक चीख सुनी थी और हड़बड़ाकर अपने बिस्तर से उठ बैठा था। वो आवाज इतनी भयानक थी कि अगर कोई कमजोर दिल का आदमी सुन लेता तो उसी वक्त उसकी जान निकल जाती। एक रात खान मोहम्मद वडेरे का बेटा अपने बिस्तर पर सोया हुआ था कि किसी ने आकर उसका गला दबा दिया। जब सुबह हुई तो पूरी हवेली में वावेला मच गया। उसका जवान साल बेटा मर चुका था और हवेली में कयामत बपा थी। उसके चेहरे पर पंजों और दांतों के निशान वाज़े दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पूरी रात उसके मुंह को कोई नोचता रहा था, और लाश के गले पर भी उंगलियों के निशान वाज़े थे। पूरी हवेली मानो सोग में डूब गई थी। अभी इसके इंतकाल को 3 ही दिन गुजरे थे कि खान मोहम्मद का दूसरा बेटा भी अपने बिस्तर पर मुर्दा हालत में पाया गया। जवां साला 2 बेटों की मौत के बाद खान मोहम्मद जैसे टूट चुका था। ठीक 1 महीने के बाद उसका तीसरा बेटा भी उसी हालत में मुर्दा पाया गया। खान मोहम्मद तो जैसे पागल हो गया था। घर में होती हुई अमात को देखते हुए खान मोहम्मद का चौथा बेटा अपनी बीवी बच्चों को लेकर ऐसा गायब हुआ कि कभी फिर घर की तरफ न लौटा। लेकिन खान मोहम्मद को कुछ भी समझ न आ रहा था। उसने अपने चौथे बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं भी उसका सुराग न मिला। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिर सोचते सोचते उसके जहन में एक ख्याल आया कि किसी आमिल का सहारा लेना चाहिए। हो सकता है कि कोई उसके साथ जादू टोना कर रहा हो। ये कहकर इशू बाबा कुछ देर के लिए खामोश हो गया। साहब जी, अगले रोज मैं और वडेरा खान मोहम्मद उस आमिल के पास जा पहुंचे, लेकिन उस दिन आमिल अपने घर मौजूद न था। हम थके हारे हवेली वापस आ गए, लेकिन हवेली आते ही एक और बुरी खबर हमें सुनने को मिली। फायजा को पता नहीं क्या हो गया था। वो दर्द से बुरी तरह चिल्ला रही थी। वडेरा दौड़ता हुआ हवेली में दाखिल हुआ और सीधा फायजा के कमरे की जानिब गया।
फायजा मछली की तरह जमीन पर उछल रही थी। तकलीफ इतनी थी कि वो उसे बर्दाश्त न कर पा रही थी। उसे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जानवर न हो सकी और दम तोड़ गई। ये देखकर वडेरे की तो पागलों वाली हालत हो गई थी। उसे फायजा पूरी दुनिया से प्यारी थी। 4 बेटों का गम क्या भला कम था कि अब बेटी की भी जुदाई उसे बर्दाश्त करना पड़ी। इसके बाद वडेरे ने कई बार खुदकुशी की कोशिश भी की, मगर हमेशा बच गया। फायजा के स्वयं वाले दिन जब हवेली के मैदान में गांव के लोग बैठे थे, तो अचानक हवेली के एक कमरे की गैलरी से वडेरे खान मोहम्मद की बीवी धड़ाम से नीचे गिरी और उसी वक्त दम तोड़ दिया। वो अभी बेटी का सदमा भी नहीं भूल पाया था कि बीवी भी साथ छोड़ गई थी। खान मोहम्मद का तो कुंभा ही जैसे बर्बाद हो गया था। वो अपने हवास खो बैठा था और गांव में पागलों जैसी हरकतें करता फिरता था। उसे देखकर बच्चे पागल पागल के नारे लगाते थे और खान मोहम्मद उन्हें पत्थर मारने को दौड़ता था। बस यूं ही दिन गुजरते गए और एक दिन खान मोहम्मद की लाश हवेली के मेन गेट के पास मिली। ऐसा लगता था कि जैसे खूंखार जानवर ने उस पर हमला किया था। वडेरे की हलाकत के बाद मानो हवेली तो जैसे सुनसान हो गई थी। कोई रात तो दूर, दिन में भी इसके अंदर न जाता था। ये कहते कहते इशू बाबा खामोश हो गए। हवेली के बारे में इतनी दुखी कहानी सुन के मैं थोड़ा उदास हो गया था। फिर अचानक मुझे अगले लम्हे एक ख्याल आया, कहीं मेरे मुलाजिम असगर का ताल्लुक तो उस खान मोहम्मद वडेरे से नहीं। अगर ऐसा है तो असगर की जान खतरे में होगी। शायद इसलिए उसके वालिदैन उसे रोकते थे। ये ख्याल आते ही मैं वहां से उठा और गाड़ी की तरफ भागा, लेकिन गाड़ी के पास पहुंचकर मैंने देखा कि असगर कार में मौजूद न था। इसका मतलब ये था कि वो जरूर हवेली के अंदर जा चुका था। मैं बदहवास होकर हवेली की तरफ भागा। मेरा कैमरामैन माजिद भी मेरे साथ साथ भाग रहा था। हम दोनों हवेली की तरफ सरपट दौड़े जा रहे थे। मुझे भागता हुआ देखकर गांव के लोग भी मेरे पीछे भागने लगे। हम लोग हवेली में दाखिल हो गए। मैंने अंदर पहुंचते ही असगर को बहुत आवाजें दी, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब न दिया। घबराहट और परेशानी से मेरे चेहरे पर पसीने आ रहे थे और मैं इधर उधर हवेली के कमरों में असगर को तलाश कर रहा था। अचानक एक कमरे में मुझे असगर नजर आ गया। वो इत्मीनान से एक पलंग पर लेटा हुआ था। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि वो इस खंडर में सालों पुराने पड़े हुए पलंग पर आराम से लेटा हुआ था। अरे यार, इसे तो देखो, हम पागलों की तरह इसे ढूंढ रहे हैं और ये सुकून से पलंग पर सोकर मजे कर रहा है। असगर, ये क्या हरकत है? मैं जोर से चीखा। मेरे चीखने पर भी उसे कुछ असर न हुआ। अचानक मेरी नजर फर्श पर पड़ी। क्या देखता हूँ कि फर्श पर हर जगह खून ही खून पड़ा हुआ था। वो मंजर देखकर मैं कांप गया था। जब मैंने दोबारा असगर की जानिब देखा तो ये देखकर लरस गया कि एक तेजधार खंजर असगर के सीने में पिवस्त था, ठीक दिल वाली जगह पर। और फर्श पर मौजूद जो खून था वो असगर का ही था। उसकी मौत हो चुकी थी। हाशिम की रूह ने आज असगर को भी मौत की नींद सुला दिया था। मैं अपना सर पकड़कर वहीं नीचे बैठ गया। खुद को इतनी बड़ी जमीनों और जायदादों का मालिक कहने वाला भला मेरा मुलाजिम कैसे हो सकता है? लेकिन आज इस रात से पर्दा उठ चुका था। हवेली के पुरअसरार राजों में से जो एक राज मैं आज जान पाया था वो ये था कि असगर खान मोहम्मद का पोता था और गांव में हम जिनके पास ठहरे थे वो उसके रिश्तेदारों में से थे। असगर के वालिद तो कई साल पहले ही शहर में आकर बस गए थे। असगर के वालिदैन ने उसे हमेशा ही अपनी हवेली और जमीनों के बारे में कहानी सुनाई थी, लेकिन असगर कभी उन्हें देख ना पाया था। अपनी हवेली को देखने का इश्तियाक उसे ले डूबा था और यही वजह थी कि वालिदैन उसे गांव की तरफ न जाने देते थे। अब मुझे इस पुरअसरार हवेली का राज जानने पर बड़ा अफसोस हो रहा था। मुझे अपने अखबार के लिए एक स्टोरी तो मिल गई थी, लेकिन मेरा बरसों पुराना मुलाजिम वडेरा असगर इस दुनिया में ना रहा था। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूला करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।